डेट है आज 22 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है क्वाड। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंस में। कई बार पहले भी पूछा जा चुका है इससे मेंस में क्वेश्चन। रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जापान के हिरोशिमा शहर में इसकी मीटिंग हुई। हिरोशिमा वही शहर है जहाँ पे यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बॉम्ब गिराया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया था, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। अभी हम क्वाड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड में जो ये मीटिंग हुई है क्वाड की, 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि इसके 4 मेंबर हैं अभी। यहाँ पे उन्होंने जो डिस्कस किया उसमें टेररिज्म को कंडेम किया, यानी कि निंदा की आतंकवाद की। वॉयलेंट जो एक्सट्रीमिज्म होता है उसकी कंडेम किया, यानी कि कंडेमिनेशन किया, निंदा की। और कोई भी टेररिज्म की फॉर्म है जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको भी यहाँ पे कंडेम किया। इन्होंने देखो एक रिपोर्ट जारी की है यहाँ पे क्वाड ने, ओरेन सिक्योरिटी रिपोर्ट। ये इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट करेगी टेलीकॉम प्लेटफॉर्म में। इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क बनाया हुआ है। ये लॉन्च किया था एज ए प्राइवेट सेक्टर लेड प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिफेंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। उसका नाम है क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क। तो ये क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क किससे रिलेटेड है, ओरेन सिक्योरिटी रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, कौन जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वाड से रिलेटेड है। अब थोड़ा क्वाड के बारे में जान लेते हैं। देखो डिटेल में जानना था आपको, लेक्चर मिल जाएगा इसका। इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल में लेक्चर देख सकते हो क्वाड के बारे में। यहाँ हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक फोरम है। इनफॉर्मल का मतलब इसका कोई हेडक्वार्टर अभी नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है। 4 कंट्री इसके मेंबर हैं, यूएसए, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये जो ग्रुप है मेनली काम करता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन है, जो रीजन में ओपन, फ्री और प्रॉस्पेरस इंक्लूसिव रीजन है कि यहाँ पे जो ट्रेड होती है वो आसानी से हो, फ्री हो और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी का दबदबा ना हो, डोमिनेशन ना हो। जो क्वाड है पहली बार देखो इसकी जो मीटिंग हुई थी 2007 में हुई थी। आसियान समिट हुआ था 2007 में। आसियान देखो एक ग्रुप है 10 कंट्रीज का। ईस्टियन नेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है यहाँ पे ये वाले। म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, आपका इधर आपका वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, फिलीपींस, ये 10 कंट्री हैं। मलेशिया, सिंगापुर, इन कंट्रीज की एक ग्रुप है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी मीटिंग हुई थी 2007 में। उसी के साथ यहाँ पे क्वाड का जो है निकल के आया। उससे पहले देखो एक सुनामी आई थी 2004 में, सुनामी इंडियन ओशन में। उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सहायता की थी इंडिया के आसपास जो नेबर कंट्रीज हैं। उसके बाद जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, शिंजो आबे जी, उन्होंने ये आइडिया दिया था क्वाड का। उन्होंने कहा था कि देखो एक मैरी टाइम डेमोक्रेसीज हैं जो, उनकी एक अलायंस होनी चाहिए। मैरी टाइम डेमोक्रेसी का मतलब समुद्र के आसपास जो डेमोक्रेसी लगती है उनकी एक अलायंस यानी कि गठबंधन होना चाहिए। और वो मेंबर कंट्रीज आपस में सबमिट करें या एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन या मिलिट्री डील करें। तो इस तरह से क्वाड ये सब कुछ करता है, सबमिट करता है यानी कि मीटिंग करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन से रिलेटेड, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। जैसे मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। अब तो मालाबार एक्सरसाइज होती है। जो क्वाड की फॉर्मेशन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2004 में सुनामी आई थी और एक एक्सरसाइज मालाबार होती है इन 4 कंट्रीज़ की, मिलिट्री एक्सरसाइज। और 2004 में जो सुनामी आई थी, इंडिया ने आसपास की कंट्री को सबको सहायता पहुंचाई थी। फिर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो क्वाड, जो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें इंडियन ओशन में जो कंट्री आती हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में, इनकी सहायता की जाए, या एक ऐसा ग्रुप जो डेमोक्रेटिक हो और पार्टिसिपेट करे कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में
किसी एक कंट्री का दबदबा ना हो, जैसे चाइना का जो डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है, चाइना का डोमिनेशन ना हो, दबदबा ना हो। और जब ये सुनामी आई थी, इंडिया ने सहायता की थी आसपास जो कंट्री है इंडियन ओशन में, उसके साथ साथ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी सहायता भेजी थी उस टाइम पे जब सुनामी आई थी। तो तब ये ग्रुप निकल के आया था। तो इसका सिद्धांत क्या है, क्वाड का प्रिंसिपल क्या है कि यही है, इंडो पैसिफिक रीजन में कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, किसी का प्रभाव ना हो। जो चाइना की डोमिनेशन बढ़ती जा रही है, चाइना का दबदबा, उसको रिड्यूस किया जाए इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में। और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, आसानी से यहाँ पे ट्रेड कर सकें, लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो। इस तरह से ये इंडो पैसिफिक रीजन में पीसफुल और प्रॉस्पेरस एक प्रोसीजर या एस्टेब्लिश करने के लिए ये काम करता है क्वाड। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ये रिसेंटली लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है इसको। कहाँ पे, देहरादून में एक सेंटर बना हुआ है, देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है, आरंभ किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। जैसे इसके नाम में है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, तो लैंड मैनेजमेंट के लिए काम करेगा, भूमि के मैनेजमेंट के लिए। यानी कि जो भूमि डिग्रेड हो गई है या डिजर्टिफिकेशन हो गया है, डिग्रेड का मतलब मान लो मृदा अपरदन हो गया, सॉइल इरोजन हो गई, वहाँ पे कुछ नहीं उगता है, पेड़ पौधे घास कुछ भी नहीं उगता है, वो मिट्टी खराब हो गई है वहाँ पे भूमि, तो उसको दोबारा से रिवाइव करना, रिस्टोर करना, इस तरह का काम करेगा ये सेंटर है। जो बैकग्राउंड जानते हैं, देखो, प्राइम मिनिस्टर ने 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी यूएनसीसीडी की सितंबर 2019 में, तब ये अनाउंस किया था कि ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे इंडिया में बनाया जाएगा। तो अभी इसका उद्घाटन किया है देहरादून में। तो कहाँ पे बना हुआ है ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, लक्ष्य ये याद रखना है, और कब अनाउंस किया था, घोषणा की थी प्राइम मिनिस्टर ने। 14th मीटिंग हुई थी यूएनसीसीडी की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। देखो, ये अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसी से ये कन्वेंशन निकल के आई थी। ये भी क्या काम करती है, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए, या कोई लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, मिट्टी खराब हो गई है, उसको दोबारा से रिवाइव करने का काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसका टारगेट है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो लैंड डिग्रेडेड हो चुकी है उसको रीस्टोर करना दोबारा से। अब जानते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट वाला, इसका एम क्या, लक्ष्य ऑलरेडी हम जान चुके हैं लक्ष्य, और कई टारगेट है इसके, जान लेते हैं लाइन वाइज। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट है इसका, यानी कि जितनी, मान लो अगर लैंड डिग्रेड हुई है, मान लो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर डिग्रेड हुई है, उतनी ही हम उसको रिस्टोर करें, तो ये हो गया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। डिजास्टर रिस्क और अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना, जैसे कहीं पे ड्रॉट आ रही है, डिजास्टर रिस्क नहीं, ड्रॉट रिस्क, मतलब कहीं पे सूखा पड़ रही है, बारिश कम होने वाली है, तो इसके लिए वार्निंग सिस्टम हो एक। जेंडर कंसिडरेशन को भी मेन स्ट्रीम किया जाएगा इसमें। लैंड टेन्योर और राइट्स के लिए गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। और लैंड डिग्रेडेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे, बायोडाइवर्सिटी पे, तो इसको भी असेस करना, मूल्यांकन करना। और लैंड डिग्रेडेशन को रिस्टोर करना टेक्निकल सपोर्ट के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए, नॉलेज शेयरिंग के जरिए, नेशनल या सब नेशनल लेवल पे। साउथ साउथ कोऑपरेशन को भी इसमें प्रमोट करना है। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको सहायता प्रोवाइड करना ताकि लैंड डिग्रेडेशन जो हो चुकी है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन करुणा। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर। ये देखो इंडिया ने लॉन्च किया है, किस लिए लॉन्च किया है, म्यांमार की सहायता करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे म्यांमार और इंडिया बांग्लादेश में ये साइक्लोन मौका आया, साइक्लोन मौका इंडियन ओशन में। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए म्यांमार में, तो वहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन करुणा के तहत सहायता भेजी है। इंडिया की जो नेवी है, इंडियन नेवी, वो गई है यहाँ पे मेडिसिन, फूड आइटम, वाटर पंप, पोर्टेबल जनरेटर लेके, कपड़े, सैनिटरी हाइजेनिक आइटम वगैरह लेके गई है यहाँ पे इंडियन नेवी। इंडियन नेवी सहायता करती है देखो इस इनिशिएटिव के तहत, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर जो है इनिशिएटिव है, इंडिया ने
ये कैंपेन चला रखा है कि इंडियन ओशन के आसपास जो भी कंट्री हैं, इंडियन ओशन के आसपास जो भी कंट्री हैं उनकी सहायता की जाए और उनकी ग्रोथ हो, इक्वली वो ग्रोथ हो। तो ये है सागर इनिशिएटिव। तो इसके तहत इंडियन नेवी जब भी कोई कैलेमिटी आ जाती है, कैलेमिटी का मतलब कोई आपदा संकट आ जाता है, जैसे अभी ये साइक्लोन आया, तो उस टाइम पे इंडियन नेवी सहायता करती है नेबरिंग कंट्रीज, जो इंडियन ओशन की नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विंग्स इंडिया 2024। 2024 ये 2023 नहीं है, क्योंकि 2024 में होने वाला है ये विंग्स इंडिया, एक मीटिंग होने वाली है एविएशन सेक्टर के लिए। एविएशन सेक्टर का मतलब जहाज जो उड़ते हैं, एरोप्लेन्स, उस सेक्टर के लिए, फ्लाइट्स जो हैं उस सेक्टर के लिए, एविएशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए विंग्स इंडिया 2024 मीटिंग होगी अगले साल। लेकिन अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि इसका कर्टेन रेज किया है, अभी मतलब पर्दा हटाया है कि ये 2024 में होने वाली है। किसने हटाया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और फिक्की ने। तो हमें इसमें यह जानना है कि फिक्की क्या है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसके साथ मिलके ये कर्टेन ऑर्गेनाइज किया है इसका विंग्स इंडिया 2024 का। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फिक्की के साथ और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलके ये विंग्स इंडिया 2024 को ऑर्गेनाइज करेगी, आयोजित करेगी। ये एशिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल जनरल बिजनेस एविएशन इवेंट है, जो 2024 में हैदराबाद में होगा। हैदराबाद के बेगमपट एयरपोर्ट पे होगा ये विंग्स इंडिया 2024। तो जानते हैं फिक्की के बारे में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये देखो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, गैर सरकारी संस्था, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, गैर लाभकारी संस्था। 1927 में बनाई गई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करती है ये? देखो काम करती है, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है या कोई इंडस्ट्रीज है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उनको गवर्नमेंट के पास अपनी कोई बात रखनी है कि उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए ताकि उनका बिजनेस आसानी से चल सके। तो उनकी बात कौन उठाता है? ये फिक्की उठाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उठाती है गवर्नमेंट के पास जाके, यानी कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में एक तरह से लिंकेज का काम करती है ये फिक्की। इसमें प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं या पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर है या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे इसमें मेंबर होते हैं फिक्की में। तो ये इंडस्ट्रीज की वॉइस उठाती है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो 1 अप्रैल 1995 को बनाई गई थी। इससे पहले 2 अथॉरिटी थी, एक नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, एक इंटरनेशनल अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों को हटा दिया, इनको ही मर्ज करके एक अथॉरिटी बना दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम क्या करती है? ये काम करती है, जैसे मान लो हमारे जो एयरपोर्ट बने हो इंडिया में, चाहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, मतलब उस पर फ्लाइट चलती है हमारे इंडिया से, इंडिया के अंदर ही, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये हमारे इंडिया से बाहर देशों में फ्लाइट जाती है, उसे बोलेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इन पे जो भी कार्गो टर्मिनल है उनकी मैनेजमेंट करती है, उनकी डेवलपमेंट मैनेजमेंट का काम करता है। यानी कि कार्गो टर्मिनल का मतलब जहाँ पे सामान उतरता है जहाजों से, उन टर्मिनल का मैनेजमेंट कौन देखता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार प्रोग्राम। ये स्टार्स प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ इसका अभी एक देखो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया स्टार्स प्रोग्राम पे मुंबई में, इसलिए ये न्यूज में आया। तो ये प्रोग्राम है क्या? और देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है इसको और वर्ल्ड बैंक सहायता करता है। तो क्या है स्टार्स प्रोग्राम? बस इतना याद रखना है, स्टार्स प्रोग्राम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है। ये स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्रेटरी इसमें आते हैं। इस स्टार्स प्रोग्राम की जो वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप का मतलब एक तरह से मीटिंग होती है। स्टार्स का मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। अक्टूबर 2020 में कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया था स्टार्स प्रोग्राम को। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है ऐसी स्कीम जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करें खर्चा उठाने के लिए और इम्प्लीमेंट भी दोनों करें। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें सारा खर्चा उठाती है।
2021 से ये लागू हो गई थी, 2025 तक, 2024-25 तक, ये 5 साल तक का पीरियड है, ये चलाई जाएगी स्टार्ट प्रोजेक्ट जो स्कीम है। इसमें देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है जो, ये डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है और वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट करता है। इनिशियली ये 6 स्टेट्स में चलाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। तो काम हम इसका जान चुके हैं, क्वालिटी एजुकेशन देगा और समग्र शिक्षा अभियान जो चलाया हुआ था इंडिया ने, उसी के अंदर ये चलाई है स्कीम। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करना है, यानी कि क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम इसमें देनी है। और स्टार्स प्रोग्राम में देखो फोकस किया जाता है जो और इनिशिएटिव है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे पीएम ई विद्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, नेशनल सर्कुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए और एजुकेशन के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान है जो उसी का ही पार्ट है ये, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये सारे मिशन पे भी फोकस करता है स्टार्स प्रोजेक्ट। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लीगल टेंडर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी न्यूज में था, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि 2000 के जो जितने भी नोट हैं उनको वापस लिया जाएगा, विदड्रॉ किया जाएगा। कब तक? 30 सितंबर 2023 तक ये टारगेट रखा है। तो हमें जानना लीगल टेंडर का मतलब, और ये जान लो जैसे 2000 का नोट अभी विदड्रॉ करने का डिसाइड किया है 30 सितंबर 2000 तक, तो अभी ये लीगल टेंडर रहेंगे, अभी हैं कब तक? 2023 30 सितंबर तक। यानी कि जिसके भी पास 2000 के नोट हैं वो जाके बैंक में उन्हें चेंज कर सकता है। 30 सितंबर के बाद वो चलने बंद हो जाएंगे, यानी कि कोई आप उनसे सामान खरीदोगे, कोई लेने से इनकार कर सकता है उसको। तो लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर एक करेंसी होती है, मुद्रा होती है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया है, लेके 1 रुपए के नोट से लेके आपके जितना भी 2000 तक के नोट है वो सब लीगल टेंडर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए काम आते हैं, करेंसी हमारे देश की मुद्रा है लीगल टेंडर, क्योंकि ये वैलिड होती है मनी, कि इसे हमारे देश में कोई मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता लेने से। और कंट्री नेशनल करेंसी कोई मतलब जनरली लीगल टेंडर की तरह यूज करती है। कोई भी क्रेडिटर अगर उसने लोन दिया है किसी को, तो वो लोन जब चुकाएगा आदमी वो रुपए में दे सकता है, क्योंकि लीगल टेंडर है। और वो मान लो कोई बैंक है, वो ये मना नहीं कर सकता, नहीं मैं रुपए में नहीं लूंगा, डॉलर में लूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। हमारे इंडिया में देखो डॉलर को लेने से कोई भी मना कर सकता है, क्योंकि डॉलर हमारे इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। हमारे इंडिया में लीगल टेंडर रुपया है, हमारी करेंसी है जो। तो लीगल टेंडर इसके लिए लॉ भी बनाया जाता है और एक अथॉरिटी होती है जो इसको इशू करती है। जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का, ये इसको इशू करती है, मतलब जारी करती है, छापती है नोट वगैरह, ये लीगल टेंडर है। और अभी जैसे 2000 का नोट है, लीगल टेंडर रहेगा कब तक? 30 सितंबर 2023 तक। उसके बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी कि अगर किसी को आप दोगे 2000 का नोट, दुकानदार को या किसी को भी, वो मना कर सकता है आपसे लेने से। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कमांडर अभिलाष टॉमी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और देखो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से नहीं, एसए से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, मान लो एसए में कोई टॉपिक आता है, उसमें आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो। कहाँ पे यूज कर सकते हो जानेंगे इसको पढ़ने के बाद। और एथिक्स में कोई टॉपिक आता है, उसकी केस स्टडी में भी यूज किया जा सकता है, केस स्टडीज जो आती हैं। ये कमांडर अभिलाष टॉमी इसलिए न्यूज में है, ये रिटायर्ड कमांडर हैं, क्योंकि ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने गोल्डन ग्लोबल रेस कंप्लीट की है। और क्या होती है गोल्डन ग्लोबल रेस क्या होती है? देखो पूरे वर्ल्ड के समुद्र के जरिए बोट से अगर कोई कंप्लीट कर दे इसको, परिक्रमा को, बोट से मतलब नाव से, तो उसे बोलते हैं गोल्डन ग्लोबल रेस। तो ये इन्होंने नॉन स्टॉप सोलो, अकेले थे ये नाव में, अकेले ही इन्होंने बिना किसी टेक्निकल सहायता के, बिना किसी टेक्नोलॉजिकल एड के इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया गोल्डन ग्लोबल रेस। यानी कि पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आ गए हैं ये, किसके जरिए? नाव के जरिए। पहले इन्होंने एक बार कोशिश की थी, उसमें इनकी दुर्घटना हो गई थी, इंजरी हो गई थी, उसके बावजूद भी ये नहीं रुके और चलते रहे लगातार। 236 दिन में इन्होंने पूरी की। तो इनसे क्या सीख सकते हैं हम? परसिविरेंस और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय,
परसिवरेंस मतलब लगन, लगातार अगर कोई आदमी लगन करता रहे, कोशिश करते रहे रेगुलरली, कंटिन्यूसली, दृढ़ निश्चय के साथ, तो कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है। तो ये आप एथिक्स में डिटर्मिनेशन या परसिवरेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, या एसए के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल टीचर स्कूल्स झारखंड। ये काफ़ी न्यूज में था 2-3 दिन से। देखो झारखंड में लगभग 6,904 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक ही टीचर है, एक ही टीचर, वही टीचर सारा मैनेज करता है, पूरे स्कूल में सारी क्लासेस को पढ़ा रहा है। ये अभी न्यूज में आया। यहाँ पे देखो, ये भी जानना आपको, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो हमारा 2009 का, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी स्कूल में 60 बच्चे तक हैं, 60 तक बच्चे हैं किसी स्कूल में, 60 तक स्टूडेंट्स हैं, तो कम से कम 2 टीचर होने हैं उस स्कूल में, कम से कम। ज़्यादा कितने भी टीचर हो सकते हैं अगर 60 तक बच्चे हैं। अगर 60 से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर 2 से ज़्यादा टीचर रखे जाएंगे। 60 तक का मतलब ये, अगर 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, फिर भी 2 टीचर होंगे। समझ रहे हो? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में मैंडेटरी है। लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के 6,904 स्कूल में सिर्फ 1 टीचर है। रीजन क्या है? लैक ऑफ रिक्रूटमेंट ओवर द ईयर्स, गवर्नमेंट की एफएटी, गवर्नमेंट की उदासीनता और रिक्रूटमेंट का अभाव, भर्ती नहीं की जा रही है सरकार द्वारा। सिंगल टीचर जिसकी वजह से वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं सारे स्कूल को। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्रभाव देखो, आप भी जानते हो, सरकारी स्कूलों में गरीब आदमियों को ही बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं वही जाते हैं, तो उनकी एजुकेशन पे प्रभाव पड़ेगा। अब जब उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फिर आगे वो अच्छी जॉब भी नहीं पा सकेंगे। जब आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी उन्हें तो फिर वो गरीब हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे गरीब हो जाएंगे, उनके बच्चे रहेंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी, जो विशियस साइकिल है पॉवर्टी की, यानी कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहता चला जाएगा। तो ये इसका प्रभाव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देखो अभी ये अनाउंस किया है कि जो 7 लाख तक के मान लो फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख तक रुपए जो खर्च करता था बाहर जाके, हमारे इंडिया से बाहर जाके 7 लाख रुपए तक खर्च करता था, उस पर टैक्स लगा दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 20% तक का। तो ये अभी हटा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे, तो ये हटा दिया है। अब ये टैक्स नहीं लगेगा। ये समझ गए ना? अब जैसे मान लो हमारे इंडिया से कोई बाहर जाता है, 7 लाख रुपए वो खर्च करता है, अप टू 7 लाख पर ईयर, तो उस पे 7 लाख तक पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले 20% का टैक्स था वो हटा दिया गया है, वो नहीं लगेगा। 7 लाख से ज़्यादा कोई खर्च करता है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो क्या इशू है पूरा? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके जरिए ये रखा था कि कोई भी बंदा बाहर जाएगा, एनुअली $2.5 लाख तक वो खर्च कर सकता है बिना आरबीआई की परमिशन के। बिना आरबीआई की परमिशन के कोई भी बाहर जाता है वो खर्च कर सकता है कितने? 1 साल में $2.5 लाख। किसके अंदर? ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी पहले ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी किया क्या है। तो गवर्नमेंट ने देखो ये भी लगा दिया था कि आप 2.5 लाख तो खर्च तो कर सकते हो, लेकिन अगर 7 लाख की जो इनकम है वहां तक आपको टैक्स में अभी छूट दे दी है। लेकिन 7 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस इनकम पे जो खर्च करोगे बाहर जाके। चाहे आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जाके वहाँ पे, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 7 लाख से ऊपर। ये देखो यहाँ $2.5 लाख है, ये डॉलर, रुपये नहीं है, डॉलर। आप 82 लगभग, $1 में 82 रुपीज़ के लगभग बराबर हो रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो करोड़ों में संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हो रही है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा टैक्स लगेगा। ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखो रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस का मतलब भेजी हुई रकम कोई भी। जैसे हमारे इंडिया से कोई बाहर रहता है, हमारे इंडिया में भेजता है कोई पैसा, डॉलर भेजता है, तो वो भी रेमिटेंस हो गया। इस स्कीम के अंदर अगर हमारे इंडिया से कोई बाहर लेके जाता है डॉलर, तो वो भी क्या हो गया? रेमिटेंस हो गया। कई सारे पर्पज के लिए लेके जा सकता है। तो स्कीम था
कि अगर कोई हमारे इंडिया से बाहर लेके जाता है तो वो आसानी से बिना किसी परेशानी के, बिना आरबीआई की परमिशन के खर्च कर सके। इसलिए ये 2004 में स्कीम लॉन्च की थी। इसमें मैक्सिमम लिमिट रखी है कि कोई भी बंदा 1 साल में $2.5 लाख तक जाके खर्च कर सकता है बाहर, बिना आरबीआई की परमिशन के। 2.5 लाख से ज़्यादा करना है उसे डॉलर्स, $2.5 लाख से ज़्यादा करना है तो फिर आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। टारगेट यही था कि किसी को परेशानी ना हो, बाहर जाने में आसानी से खर्च कर सके, ये इसका एम था, लक्ष्य था। जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किस किस में कर सकते हैं? एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी शेयर या प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। परमिशन किस में नहीं है? देखो, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते, लॉटरी की टिकट नहीं खरीद सकते बाहर जाके। कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो नहीं खर्च कर सकती? कॉरपोरेशन है कोई कंपनी, वो नहीं खर्च कर सकती इसमें उनके लिए अलग नियम है। पार्टनरशिप फर्म है, वो नहीं खर्च कर सकती। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ट्रस्ट है, वो इस स्कीम के अंदर नहीं खर्च कर सकती। अगर वो जाएगी तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से, तो इनके लिए अलग रूल है। बेनिफिट क्या होगा इसका? इस स्कीम का बेनिफिट ये है, देखो, कोई भी बंदा बाहर जा रहा है खर्च करने के लिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो इनकम है, उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है, मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्र में खर्च कर सकता है। कोई असेट्स खरीदने में, या कोई फाइनेंस, फॉरेन एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए। इशू क्या है, परेशानियाँ क्या है इस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से? परेशानी ये है, जैसे कोई बंदा हमारे यहाँ से बाहर लेके जाता है डॉलर, तो हमारा तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है ना, हमारे तो डॉलर कम हो रहे हैं, तो ये इसका नुकसान है। एक इसमें रीपैट्रिएशन ड्राइव है। अगस्त 2022 में आरबीआई ने ये डायरेक्टिव दिए थे कि अगर कोई बंदा बाहर डॉलर लेके जाता है और वो 180 दिन से ज़्यादा वो डॉलर खर्च नहीं किए, ऐसे ही पड़े हैं, तो फिर उनको वापस इंडिया में ले लिया जाएगा। तो ये रीपैट्रिएशन ड्राइव चलाया 2022 में आरबीआई ने, तो ये भी इसी का पार्ट है एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स। ये देखो, एक फ्यूल बनाया है, ईंधन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए। इंडिया ने पहली बार इस फ्यूल से जहाज उड़ाया है, पैसेंजर फ्लाइट उड़ाई है, जहाज उड़ाया है। क्या है ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? एविएशन आ रहा, मतलब जहाज वगैरह में यूज होगा ये फ्यूल, ईंधन। देखो, अभी क्या है, नॉर्मली पेट्रोल यूज होता है, पेट्रोल ही होता है वो एविएशन फ्यूल। तो ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल है जो यूज होता है जहाज उड़ाने के लिए। उससे कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है, कार्बन का उत्सर्जन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज़्यादा होता है। लेकिन ये थोड़ा सस्टेनेबल है जो ये फ्यूल बनाया है। इसमें क्या है, उस पेट्रोल में थोड़ा जो रिन्यूएबल फ्यूल है वो मिक्स कर दिया गया है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स से बनाया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है, सोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, उनसे बनाया गया है। जो पेट्रोल बनता है, आप तो जानते हो किससे बनता है, पेट्रोलियम, जो फॉसिल फ्यूल है जिससे कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है। तो अगर ये फ्यूल यूज किया जाएगा तो कार्बन इमिशन जो होता है जहाज़ों से वो कम किया जा सकता है। सोर्स क्या है इसका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का? किससे बनाया गया है? फीड स्टॉक से बनाया गया है, जो मान लो चारा होता है उससे, प्लांट ऑयल है, जैसे प्लांट से ऑयल बनता है, तेल बनता है उससे। एग्रीकल्चर वेस्ट बच जाता है, जैसे मान लो कोई खेती कर रहे हैं उसके बाद वेस्ट बच गया है, या फॉरेस्ट्री रेजिड्यू है, जंगलों में जो अवशेष बच जाता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे। तो देखो, ये कचरा भी कम होगा, साथ साथ इससे फ्यूल भी बनेगा, और फ्यूल जब यूज होगा तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा। तो कई सारे इसके फायदे हो रहे हैं। तो एडवांटेज इसके यही होंगे कि 80% कम ये ग्रीन हाउस गैस को खर्च, मतलब रिड्यूस कर देगा, 80% तक ये रिड्यूस कर देगा ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को। और इसमें देखो, ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट एक तरह से डिजाइन किया गया है ये फ्यूल, कन्वेंशनल जेट फ्यूल के लिए ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट की तरह। ये ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, अभी जो यूज होता है इंजन में फ्यूल, जैसे अभी जो जहाज़ों में इंजन है उसमें जो फ्यूल यूज होता है पेट्रोल, तो ऐसा नहीं है कि इसे इंजन को बदलना पड़ेगा इस फ्यूल के लिए, बिल्कुल भी नहीं बदलना पड़ेगा। यही इंजन काम में आ जाएगा। इसी इंजन में ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डाल देंगे तो इसी फ्यूल से ये इंजन काम करेगा सही से, यानी कि इंजन बदलने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट किया गया है, ये डिजाइन किया गया है ये फ्यूल। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, फायदा क्या होंगे? देखो, एक तो हमारे इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो इमिशन का 2070 तक अचीव करना है, ये इंडिया अचीव कर सकेगा, फायदा मिलेगा। नेट जीरो इमिशन का मतलब जितना हम इंडिया से
ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लें। कोई टेक्नोलॉजी अपना कर, जैसे अभी ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हमने बनाया है, या फिर मान लो कोई नए नए पेड़ लगा दो, आप फॉरेस्ट डेवलप कर दो उसके जरिए, क्योंकि फॉरेस्ट भी तो ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे CO2 को लेके O2 देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके या फॉरेस्ट डेवलप करके ये नेट जीरो इमिशन टारगेट अचीव करना है। एक हमारा टारगेट है कि हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बने 2047 तक, तो इस टारगेट को भी अचीव करने में ये फायदा करेगा। एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट का, एनर्जी सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है कि हम एनर्जी में आत्मनिर्भर बने। जो हम बाहर से अभी देखो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मंगाते हैं, वो ना मंगाना पड़े, अपने इंडिया में हम एनर्जी जो चाहिए हमें अपने इंडिया में ही वो डेवलप करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, उसे प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, ताकि बाहर देशों से हमें ना मंगाना पड़े और हमारा जो खर्चा होता है, डॉलर खर्च होते हैं, वो भी बचे। तो यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक है, उनको देख लेते हैं हम। एक देखो राजाजी टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ये न्यूज में था। राजाजी कहाँ पे है? राजाजी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ये आपका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक है हरिद्वार, एक है देहरादून और एक है पौड़ी गढ़वाल। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और देखो राजाजी नेशनल पार्क में ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, एक मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है आपका चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को ही मिला के मर्ज करके राजाजी नेशनल पार्क बनाया था और ये टाइगर रिजर्व भी है। एक देखो बारालाचाला, ये पास है। पास को हिंदी में बोलते हैं दर्रा, जैसा माउंटेन में से निकलने का रास्ता होता है जो, उसे बोलते हैं पास या दर्रा। ये कहाँ पे है बारालाचाला पास? ये देखो जो जास्कर रेंज है ना जम्मू कश्मीर में, जास्कर रेंज, जास्कर की पहाड़ियाँ, वहाँ पे है ये लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश की लाहौल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है ये पास। नेक्स्ट है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलेंगे हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक की बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक स्टेट में है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एक देखो इंडिया ने पासमीना सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया है। पासमीना एक भेड़ है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मिलती है। इससे ऊन बनाया जाता है, कई सारे कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं। पासमीना सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया इसको प्रमोट करने के लिए, पासमीना सर्टिफिकेशन सेंटर, ताकि पासमीना की ट्रेड को और आगे प्रमोट किया जा सके। कहाँ पे बनाया है ये बनाया देखो देहरादून में, उत्तराखंड में जो है देहरादून, वहाँ पे बनाया गया है ये पासमीना सर्टिफिकेशन सेंटर। और देखो देहरादून में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, उसी के अंदर बनाया है ये पासमीना सर्टिफिकेशन सेंटर। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कब बनाया था? ये 1982 में बनाया था। ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में, इसी के अंदर बनाया पासमीना सर्टिफिकेशन सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक है कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यूज में थी, KOUNDINYA, कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये देखो आंध्र प्रदेश की चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। ये चित्तौड़ नहीं है, देखो चित्तौड़ एक राजस्थान में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये न्यूज में थी। एक देखो टैंडम सोलर सेल न्यूज में था, टैंडम सोलर सेल ये न्यूज में था। ये इसलिए था, देखो जो टैंडम सोलर सेल है ये ना एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी वजह से जो सोलर एनर्जी और प्रमोट की जा सकती है। जो मटेरियल यूज होता है उसमें, वो मटेरियल क्या है? ये इसका नाम है पेरोवस्काइट, PEROVSKITE, पेरोवस्काइट। ये पेरोवस्काइट जो क्रिस्टल है, मटेरियल है, ये देखो सोलर सेल बनाने के लिए यूज होता है। इसके देखो एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। इससे क्या है? ज़्यादा सोलर एनर्जी को
ट्रैप किया जा सकता है और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये सोलर सेल बनाने के लिए यूज होता है, ये पेरोव्स्काइट जो मटेरियल है और भी कई जगह इसका यूज है, जैसे अल्ट्रासाउंड में यूज होता है इसका, जो मशीन्स बनाने में यूज होता है, मेमोरी जो चिप होती है उसमें यूज होता है, मेमोरी चिप। तो इसके यूज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो एक कॉम्ब जेली न्यूज में था। कॉम्ब जेली क्या है? एक मैरीन एनिमल है, समुद्र में पाए जाने वाले एक पशु है, एनिमल में की कैटेगरी में आता है कॉम्ब जेली। ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, कार्निवोरस मांस खाता है, ये छोटा सा जीव है, पशु है, कॉम्ब जेली। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है ये। अब थोड़ा देखो लेक के बारे में जान लेते हैं। लेक काफी न्यूज में थी, नदियां नहीं सॉरी, लेक को बोलते हैं झील। हमारे इंडिया में देखो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है और कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक, ताजा पानी की झील, सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है वुलर लेक। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिस वाटर झील, ब्रैकिस का मतलब एक तरह से खारा पानी, जो समुद्र का पानी, ये है चिल्का झील। ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। और अगर बात करें हम इनलैंड साल्ट वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है, मतलब हमारे इंडिया के मेन लैंड के अंदर, ये तो देखो समुद्र के किनारे लगी हुई है चिल्का झील, लेकिन हमारे इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। साल्ट वाटर झील की बात करें हम सबसे बड़ी, यानी कि इनलैंड साल्ट वाटर, वो है सांभर झील, ये राजस्थान में, सांभर। अगर बात करें हम हमारे इंडिया की आर्टिफिशियल, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो आदमी ने खोद के बन के बनाई है, खुदाई करके, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये कहाँ पे? यूपी में, याद रखना, ये आर्टिफिशियल मैन मेड सबसे बड़ी। सबसे लंबी झील कौन सी है हमारे इंडिया की? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी झील, इस तरह से लंबी, और लार्जेस्ट इस तरह से बड़ी। तो सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट झील कौन सी है? वो है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड, ये कहाँ पे? वेम्बनाड ये केरल में है, वेम्बनाड झील केरल में। हमारे इंडिया की सबसे ऊंचाई पे झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पे हाई एल्टीट्यूड लेक झील, हाई एल्टीट्यूड लेक झील सबसे ऊंचाई पे, वो झील है चोलामू। ये चोलामू कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, चोलामू झील। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक देखो ये याद रखना, अभी न्यूज में था, जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है, हम रक्षा के क्षेत्र में जितना प्रोडक्शन करते हैं, मतलब इक्विपमेंट बनाते हैं डिफेंस के लिए, उसमें इंडिया 1 लाख करोड़ तक हमने प्रोडक्शन किया है पिछले साल। ये पहली बार 1 लाख करोड़ रुपीज का हमने पहली बार किया है, इसको एक्सीड किया है, मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन किया है हमने, 1 लाख करोड़ रुपीज का, और पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा टारगेट कितना? देखो 2024-25 तक इंडिया का टारगेट है, हम डिफेंस में 1,75,000 करोड़ का, करोड़ रुपीज की बात हो रही है, 1,75,000 करोड़ रुपीज का हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है 2024-25 तक डिफेंस के क्षेत्र में। और 2024-25 तक की हमारा डिफेंस का टारगेट है कि कम से कम हम 35,000 करोड़ रुपीज का हम एक्सपोर्ट भी करें डिफेंस में, मतलब हथियार बेचें या इक्विपमेंट बेचें, डिफेंस के लिए जो हेलीकॉप्टर होते हैं लड़ने वाले वो बेचें 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपीज का। तो ये हमारा टारगेट है, तो ये भी आपको याद रखना है। यही टॉपिक था आज के।